नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 39 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए सर, लास्ट श्लोक। जी। संज्ञा नाश चिकित्सा विसंज्ञम श्रावयित साम वेणु गीतादिनिश्वनम इति वैद्यपति सिंहगुप्त सून श्रीमद्वाग्भट विरचयिताया अष्टांगहृदय संहितायां पंचमे कल्प सिद्धि स्थाने वमन विरेचन व्यापत सिद्धि नाम तृतीयोध्याय। चेतना रहित पुरुष को सांत्वना देने वाले या बंसी एवं गीत आदि के शब्द सुनाए। इस प्रकार विद्योतनी टीका में कल्प सिद्धि स्थान का वमन विरेचन व्यापत सिद्धि नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। जी वैद्य जी। बहुत अच्छा पढ़ा सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी हम इसके टीका पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि कोई इसकी टीका पढ़िए, कल रह गया था, हमें ये कंप्लीट करना है। कौन पढ़ना चाहेगा? शशि मैम, वीना मैम, कोई पढ़िए। मैं जी सर, अर्थ प्रणाम। बताऊंगा। जी। विसज्ञ संपन्न साम वेगुण वेणु गीतादिना निखन श्रावेद इति श्री मृगांक दत्त श्रीमद अरुण दत्त विरचितायाम अष्टांग हृदय टीकायाम सर्वसुंदर व्याख्याया पंचमे कल्पे सिद्धि स्थाने भवन विरेचन व्यापत सिद्धिर नाम तृतीयोध्याय समाप्त। बहुत अच्छा पढ़ा मैम। इसमें बोल रहे हैं कि जिसको अनकॉन्शियस हो गया है, विसंग संपन्न, तो उसको सामवेद और गीत वगैरह सुनाए, बंसी का बांसुरी का ध्वनि सुनाए मधुर, तो उससे वह संज्ञा में आ जाता है। इस तरह से अरुणदत्त जी हैं, उनके पिताजी का नाम क्या है? मृगांक दत्त। उनके पुत्र श्री अरुण दत्त, इन्होंने क्या लिखा है? अष्टांग हृदय की टीका लिखी है, जो सर्वांग सुंदर टीका है। उसका पंचम कल्प सिद्धि स्थान का तीसरा अध्याय, जो वमन विरेचन व्यापक सिद्धि है, वह अध्याय समाप्त हुआ। अब आते हैं आयुर्वेद रसायन। ये बहुत बड़ा टीका है, यही पढ़ना है हमें। तो इसका टीका कौन पढ़ना चाहेगा? अर्थ मैं बताऊंगा, कोई भी पढ़ दीजिए प्लीज। विसंग सामादि ध्वनिम श्रावयेत संग्रह तु कल्पद्यातीन अति अति मात्रम अकाले अल्प तुल्य वीर्यै भावितम असम्यक संस्कृत जीर्ण व्यापद औषधम ध्रुवम। इसमें ऊपर बताया विसंज्ञम, विसंज्ञ व्यक्ति को जिसकी चेतना नहीं हो उसको समाधि ध्वनि को श्रवण कराना चाहिए। संग्रह में और बताया हुआ है अति मात्रम, अधिक मात्रा में, अकाल में, अल्प मात्रा में, और तुल्य वीर्य से जो भावित नहीं हो, असम्यक हो, संस्कृत नहीं हो, जो अच्छी तरह से जिसका संस्कार नहीं किया हो, जीर्ण हो मतलब पुरानी औषधि हो, व्यापद औषधम ध्रुवम, वो औषध निश्चित रूप से व्यापद उत्पन्न करेगी। हृदय नेतु
दुष्ट दुर्वेच विपिनम, छर्दन में यदि वमन के लिए दिया जाए तो वह दुष्छर्दन करेगी, मतलब उसका छर्दी का या तो अयोग होगा या अतियोग होगा। और विरेचन के लिए जाए तो न रेचनम, वो रेचन भी नहीं करेगी। पायेद औषध भूयस्तन्निहंती तथा ही तौ, पायेद औषध, औषध के पीने के बाद, भूयस पुनः, निहंती तथा ही तौ, इसमें यह बताया गया कि यदि इस तरह की औषधि का पायेद औषध पीने के बाद में पुनः नहीं पिलाना चाहिए। भूय पुनः, निहंती तथा ही तौ, नहीं तो उसको मार देगी, मतलब अजीर्ण, यदि औषधि का अजीर्ण हो जाए, क्योंकि ये चरक में इसको बहुत डिटेल से बताया गया है, इसमें तो बहुत कम है ये। इसको यदि अपन औषधि का अजीर्ण हो जाए तो उसको दोबारा औषधि नहीं पिलानी चाहिए, नहीं तो वह व्यक्ति को मार देगी। निहंती तथाई तौ, यस्य ऊर्ध्वम कप संसृष्ट पीत वातानुलोमकम अमित कवलई शुद्ध लंगित पाये तु तम विबद्धे अल्प चिराद दोषे स्रवती उष्ण पिबेत जलम तेन आदमान बमी तृष्णा विबंध आसु साम्यति भेषज दोष रूढ़ चान्न ऊर्ध्वम नाभ्र प्रवर्तते स उद्गार सांग शूल व स्वेदम तत्र अवचार्येत सम्यग विरक्त वृत्तस्य उद्गारे भेषज क्षिप्रम उल्लिखित अजीर्ण अप्रवृत्तौ तु सुशी। हाँ, इसका अर्थ बता दीजिए। बहुत अच्छा पढ़ा है, बताया आपने। अर्थ ऊपर वाला का बता दीजिए, 4-5 लाइन का, कि मैं बताऊं? आप बताओ सर। हाँ, इसमें बोल रहे हैं यस्य ऊर्ध्वम कफ संसृष्टम। जब ऊर्ध्व भाग में हम लोग कर रहे हैं और कफ बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो उसमें हमें अनुलोमन करने के लिए ये दवाइयां पिलाना है। वमित कवल शुद्ध लंगित, जब हमने उल्टी करा दिया तो उसके बाद में लंघन करना चाहिए, और लंघन करने के बाद देना चाहिए। नहीं तो हमने वो मेडिसिन का अजीर्ण हुआ है और तब दे रहे हैं तो वो ये कर देगा, तकलीफ दे देगा। विबद्ध अल्पम चिरात दोषे स्त्रवृत्ति उष्ण पिपेत जलम। अगर वो मेडिसिन नहीं निकल पा रहे और हमने दोष बहुत ज्यादा बढ़ा है, चिरात दोषे, तो अगर हम, तो फिर उस टाइम पे हमें गर्म जल पिला देना है। अगर गर्म जल पिलाना है और लंघन कराना है, नहीं तो क्या होगा? तेन आधमान, आधमान होगा, वमी मतलब उल्टी जैसा फील होगा बहुत ज्यादा, और तृष्णा होगा। विबंधश्चाशु प्रशाम्यति, विबंध और ये सब बढ़ जाएगा। भेषज दोषरुद्ध च नूर्ध्वम नादः प्रवर्तते। मेडिसिन जो है ना ऊपर निकल पाएगा ना अधः निकल पाएगा। स उद्गार सांग शूलम व श्वेत तत्र विचारित। जब उद्गार बहुत ज्यादा आ रहा है, पूरे बॉडी में पेन हो रहा है, तब उस टाइम पे स्वेद, उस टाइम पे देना चाहिए, स्वेदन वगैरह देना चाहिए। सम्यक विरिक्त उद्गारे भेषम क्षिप्रम उल्लिखित। सम्यक रूप से जो शरीर का विरेचन हो जाता है, विरिक्त, तो उसमें उद्गार अच्छे से आता है और जो मेडिसिन है वो अच्छे से निकल जाता है। अजीर्णम प्रवृत्तो तू, अजीर्ण जब होता है, अजीर्ण में अप्रवृत्ति होती है, तू सुषित। अगर वो मेडिसिन का ये हुआ है, अजीर्ण हुआ है, तो उसमें सुशैते स्तंभित विषक, तो फिर शीतल जल वगैरह देके स्तंभन करना चाहिए। कदाचित श्लेष्मणा रुद्ध तिष्ठति उरसी भेषजम। कभी कभी श्लेष्मा जो रहता है वो रुका हुआ रहता है उर में, मेडिसिन की वजह से। क्षीणे श्लेष्मणि साहन्य, मतलब अगर, या फिर दूसरा कंडीशन है कि श्लेष्मा जो है वो क्षीण हो गया है और वो शाम के टाइम या रात को वो निकल सकता है। शारानाहार ये जीर्णे तिष्ठ ऊर्ध्वम गतो अपीवा। शारानाहार, क्षार वगैरह आहार दे रहे हैं तो उसका जीर्ण हो गया तो वह ऊर्ध्व भाग में निकल सकता है, या वो नीचे की तरफ से निकल जाता है। वायुना भेषज त्वन्यत सस्नेह लवणम पिपेत। जब वायु की कंडीशन है, वायु बढ़ा हुआ है, वायु के साथ वायुना भेषज तृतीय क्वचन, वायु के साथ मेडिसिन जो है वो बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है, तो उसमें सस्नेह लवण पिपेत, नमक डाल के लवण के साथ पीना है। दूसरा है तृण मोह भ्रम मूर्छाद्या स्यूर जिरेती च भेषजे। प्यास लग रही है, मोह है, भ्रम है, मूर्छा आदि है, तो यह मेडिसिन जो है
मतलब पचता नहीं है, वो पच जाता है, मेडिसिन के साथ पच जाता है। पित्तग्न स्वादु शीत च भेषजम तत्र शस्यते। तो पित्तग्न द्रव्यई देना है, मधुर देना है, शीत देना है, मेडिसिन ऐसा सबसे अच्छा रहता है। ये मतलब कंडीशन अलग अलग बता रहे हैं। पहले वायु के कंडीशन बताया, फिर पित्त का बताया। अब दो बार तो मिर्ची लगा लिए रात। लाला स्त्राव अगर हो रहा है, हुरलास हो रहा है, नौशा फील हो रहा है। लगा दिया 40। हरीश जी कृपया म्यूट रखिए। हाँ, लाला स्त्राव हो रहा है, विष्टम्भ है, रोमहर्ष है, और कफावृत है। भेषज तत्र तीक्ष्णोष्ण, मतलब ऐसे मेडिसिन देना है जो तीक्ष्ण और उष्ण है। कटवादी, जो कटु आदि रस का है। कफनुद्धितम, वो कफ को निकालता है, इति। तथा धातु स्त्रवे, अगर धातु निकल रहा है तो संग्रह कल्प अध्याय तीसरा में क्या बता रहे हैं? कभी कभी हम वमन कराते हैं, विरेचन कराते हैं, और उसमें धातु निकलने लगता है, इतना ज्यादा व्यापक हो जाता है। तब क्या करना है? तम शतधौतघृतेनाभज्य, मतलब शतधौतघृत को उससे अभ्यंग करना है। कषाय स्वादु शीते, कषाय और स्वादु रसात्मक और ठंडा। प्रदेह और परिषेक अवगाह अन्नपान। शर्करा मधु भी लेह स्तंभित। ये सबसे हमें, मतलब जिसमें शर्करा डाला है, मधु डाला है, और इसका अवलेह बना के स्तंभन करना है। कब? जब धातु स्त्राव हो रहा है, बहुत ज्यादा उल्टी हो के, कभी ब्लड आ रहा है, कभी रस धातु निकल रहा है, कभी मांस निकल रहा है, कभी मज्जा निकल रहा है, ऐसा धातु स्त्राव होने लग रहा है, तब शुद्धोदघृत से अभ्यंग करना है। कषाय रसात्मक और मधुर और ठंडा प्रदेय और परिषेक देना है, अवगाहन देना है ना। शर्करा और मधु के साथ अवलेह बना के वो देना है, उससे फिर वो रुक जाता है। विशेषण तो विरेचनाति योगे, विशेष रूप से विरेचन का अतियोग जब हो जाता है। तंडुलाम्बसा मधु मिश्रण वामेत, मतलब जो तंडुलोदक होता है उसको मधु के साथ मिक्स करके और उल्टी कराना है। उल्टी कराने से क्या होगा कि जो वेग नीचे की तरफ जा रहा था विरेचन से, वह ऊपर की तरफ आता है, तो विरेचन का अतियोग रुक जाता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? प्रिंगवादिक व तंडुलोदकेन पिबेत। प्रिंगवादी जो गण है उसको तंडुलोदक के साथ पीना है, तो विरेचन का अतियोग रुक जाता है। लोद्र रसांजन दाढ़ी मत त्वचो, वाह। लोद्र लेना है, रसांजन लेना है, दाढ़म का त्वचा लेना है, ये ऑप्शन है। कटफल उत्पल समंगा पद्म केसराणी वा। कटफल लेना है, उत्पल लेना है, समंगा लेना है, पद्म केसर लेना है, ये ऑप्शन है। शौद्र शर्करा मधु को उदुम्बर त्वचो वा, मतलब मधु लेना है, शर्करा लेना है, फिर यष्टि मधु लेना है, उदुम्बर की त्वचा लेनी है। शेषेष्वपि साम्यक प्रयुक्त वमन विरेचन उपद्रवेशु यथामय दोषादिन्य लक्ष्य प्रतिकुर्यात्। शेष आदि दोषों में, शेष आदि कंडीशन में जो सम्यक प्रयुक्त हो रहे हैं मेडिसिन, उनको हमें दोषों को ध्यान में रखते हुए, वमन विरेचन का उपद्रव को ध्यान में रखते हुए, जो आमय है, यथा आमय, उस हिसाब से हमें चिकित्सा करनी है। बस्ती व्यापक सिद्धि च इक्षेत, बस्ती की व्यापक जो होती है उसका भी जो सिद्धि है, कैसे करना है वो देखना है। एवं उभयतो भाग्यपि शोधने यथावस्थम उत्तिष्ठेत, मतलब दोनों भाग से जब हम शोधन कर रहे हैं तो जैसा अवस्था है उस हिसाब से चिकित्सा करना है। यथा तो विरेचने परिकर्तिका, इसी तरह से विरेचन में परिकर्तिका अगर हो रही है, तद वमने कंठ शननम, उसी तरह से उल्टी करते टाइम गले में बहुत ज्यादा ये हो रहा है, स्वर भेद हो रहा है, या वहां पे छिल गया है, या कंठ शननम ऐसे है, कंठ में उध्वंस टाइप हो गया है, या परिस्रव कफ प्रसेक, या फिर कफ का प्रसेक बहुत ज्यादा हो रहा है। यद प्रवाहन सा शुष्क द्वार इति, जैसे प्रवाहन बहुत ज्यादा हो रहा है, उल्टी का वेग बार बार आ रहा है, शुष्क उद्गार हो रहा है, तो वो जैसे जैसे कंडीशन होगा वैसे वैसे चिकित्सा करने का कोशिश करना है। इति हिमाद्री टीकायाम आयुर्वेद रसायन शुद्धि व्यापक प्रकरण, इस तरह से हिमाद्री टीका का आयुर्वेद रसायन में शुद्धि व्यापक प्रकरण में समस्ते निरूपण, इस तरह से हमने सभी तरह से बता दिया है। अभी चौथा अध्याय शुरू करते हैं जी, नया चैप्टर शुरू हो रहा है। वंदना मैडम जी आप पढ़ेंगी? जी वैद जी पढ़ देती हूँ। चतुर्थ अध्याय बस्ती कल्पम। जी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है? जी आ रहा है। कल वीना मैम ने बहुत ही अच्छा बताया, उनके काका जी को डीवीटी था, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, और गंभीर वातरक के सिम्टम थे। तो मैम ने तिक्तक क्षीर बस्ती और सहस्रादी तेल का मात्रा बस्ती दे के
और उनको ठीक कर रही हैं, तो 10% कम हो गया है 7 दिन में। बहुत अच्छा कर किया। कल हुई थी क्लास क्या वैजी? हाँ, रोज होती है। अच्छा, मुझे लगा कल मतलब नहीं हुई होगी। और ना आज शाम को मलावरोध और मन, मानसिक विकार, इस पे सेशन होगा 7:30 से 8:30। तो जिनको इंटरेस्ट है कि मानसिक विकारों, मतलब मलावरोध से मन पे कितना अफेक्ट होता है, आप लोग ज्वाइन करिएगा। जी अथातो बस्ति कल्पम व्याख्यास्यामः इति हस्माहु रात्रे अदयो महर्षय। जी अब हम यहाँ से दोषों का हरण करने के निमित्त बस्ती कल्प की व्याख्या करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। बलाम गुरुचिम त्रिफलाम इसको सरा संथा देके पढ़ना है, संथा देके। बलाम गुरुचि त्रिफलाम सरासनाम द्वीप नहीं, सर आसना तक पढ़िए, वो पूरा लाइन एक करिए, फिर रुक जाइए, फिर दूसरा पढ़िए, फिर रुक जाइए। सब लोग अनम्यूट करके मैम के पीछे पीछे बोलिए प्लीज। सर्वरोगनाशक बस्ती। गुरुचि त्रिफलाम सरास यहीं तक त्रिफलाम पढ़े तक नहीं थे। बोलिए, बला गुडुचिम त्रिफलाम सरासनाम, ऐसे तक बोलिए। बला गुरुचिम त्रिफलाम सरासनाम तेरासनाम रुचिं त्रिफलां सरासनां त्रिपंचमूल फलोन्वितानि द्विपञ्चम पंचमूलम च फलोर्मितानि अष्टौ फलानि अर्धतुलां च अष्टौ फलान्यर्धतुलां फलान्यदर्धतुलां च मासात् मासाच्च गात पचे सुचतुर्थ शेषम मासा शाकात् पचेत् पचेत् चतुर्थशेषम् चतुर्थ शेषम पूतो यवानी फल बिल्व कुष्ठ वचा शताग्न पिप्पली नाम पूतो पूतो यथा यवानि यवानि फलबिल्वकुष्ठ फलबिल्वकुष्ठ शतावग्नपिप्पलीना वचाशतावग्नपिप्पलीनाम् कल के गुण शौद्र घृते सतैले युक्तः कल्कैगुडक्षौद्रभृतैः सतैलै सुकोष्णी लवणान वितश्च सुपोष्णो लवणान पितश्च वणान्वितश्च ते गुणेश्चोद्रभृतेषु तेले युक्त सुकोष्ण लवणान्ति वितश्च बस्ति ही परम सर्व गद प्रमाथि बस्तिः परं सर्वगतप्रमाथि स्वस्थे हितो जीवन भृंगणश्च स्वस्ति हितो जीवनग्रहणश्च बस्तौ च यस्मिन् पतितो न कल्कः बस्तौ सर्वत्र दद्यात् मुमेव तत्र सर्वत्र दद्यात् तत्र। कितना अच्छा पलामूल पढ़ा है सबने, कितना बढ़िया पढ़ा। पलामूल गुड़ुच हरड़ बेड़ा आंवला रासना तथा दोनों पंचमूल के 10 द्रव्य। इन सब द्रव्यों को एक एक पल लें। 8 मैनफल बकरे का मांस आधा तुला, इन सबको एक साथ चौगने में पकाएं। जब चौथाई जल शेष रह जाए तो उसे छान कर रख लें। इस स्वाद रस में अजवाइन, मैनफल, बेलगिरी, बालवच, सोया, नागरमोथा, पिपली का कल, गुड़, मधु, तेल तथा नमक मिलाकर इसे गुनगुना करके बस्ती प्रयोग करें। यह बस्ती सभी रोगों को नष्ट करती है। ये स्वस्थ पुरुष के लिए भी हितकर है। ये जीवनदायक वृंगण कारक है। जिस बस्ती योग में कल्प का विधान न किया गया हो, उन सब में सभी स्थानों पर इसी कल्प का प्रयोग कर लेना चाहिए। जी बहुत अच्छा पढ़ा आपने मैम। इसमें बस्ती जो है सर्व रोगनाशक बस्ती है। तो इसमें देखिए सारे रसायन वाले द्रव्य हैं और बृहणीय द्रव्य हैं और शोधन करने वाले द्रव्य हैं। तो इसी तरह का पैरेलल यहाँ पे बताए, यापना सिद्धि अध्याय जो है उसमें मुस्तादी यापन बस्ती वगैरह बताए, वो भी ऐसे ही है कुछ कुछ। तो इसमें बला, गुड़ुचि, त्रिफला, रासना, दशमूल एक एक पल की मात्रा में लेना है। मदन फल 8 मात्रा में लेना है, 8 संख्या में। और बकरी का मांस
50 पल इसको पका देना है। ये मासरस सिद्ध है, मदन फल डाला हुआ है। तो मदन फल जो है वो बहुत ही अच्छा अस्थापनोपक बताया, मतलब वो आस्थापन करने में बहुत अच्छा है और शोधन करता है। यहाँ पे मदन फल इसलिए डाला है कि वहां पे जब वो वापस आएगा, बस्ती प्रत्यागम होगा, तो सारे दोषों को खींच खींच के लाएगा इसलिए। और मासरस इसलिए डाला है कि वो ब्रीहण करेगा जहां पर भी क्षयात्मक संप्राप्ति है। और बला गुडुचि त्रिफला, ये कैसे, बला गृहणीय गण में बल देगा, गुडुचि है रसायन है, मज्जा धातु पे काम करेगा, शुक्र पे काम करेगा, सभी पे। त्रिफला है वो रसायन है, और रासना वात शामक है, दशमूल है वो वात कफ शामक है और वो भी रसायन है। ये सब डाला है। इसको चौगुने पानी में पकाकर 1/4 करना है, छान लेना है। फिर इसमें क्या क्या डालना है, तो अजवाइन डालना है, फिर से मदन फल डालना है, बिल्व, कुष्ठ, वचा, सौंफ, मुस्ता, पिपली, इनको 2 पल की मात्रा में डालना है। और गुड़, मधु, तेल, लवण, एक तरह से माधु तेल का भी इसमें डाला है। और ये गुनगुनाती हुई गर्म बस्ती लेना है। अब आप लोग बोलेंगे कि मधु को गर्म क्यों किया है, तो ये हम बस्ती दे रहे हैं, यहाँ पे जठराग्नि की क्रिया नहीं हो रही है, शोष्य माने वहनी की क्रिया हो रही है, इसलिए मधु को गर्म कर सकते हैं। और घृत, तेल, लवण डालेंगे तो घृत से तो तीनों दोषों का शमन होगा, पित्त का शमन होगा, तेल से वात का शमन होगा, लवण जो है वो विषंदी गुण की वजह से दोषों का संघात को तोड़ देगा, इसलिए लवण डाला है। तो यह बस्ती सभी रोगों को नष्ट करने वाली है, मतलब जितने भी बीमारियां हैं, स्क्लेरोडर्मा हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, एल्जाइमर्स हो गया, बड़े बड़े बीमारियां हैं उनको ये नष्ट करेगी। स्वस्थ में हितकारी है, मतलब नॉर्मल इंसान भी ले सकता है, जीवन भी देती है, ग्रहण भी करती है। जिस बस्ती में कल का पाठ नहीं है, को कल के द्रव्य मिलाकर ये देने के लिए बोला गया। प्लीज मैं जी म्यूट कर। इसमें जैसे ये एक बार मतलब पूरे इसमें ग्रुप में डलवा दीजिए, पल और तुला वगैरह सब। और दूसरा कि जैसे क्वार्ट्स, हमें फाइनल क्वार्ट्स कितना हो जाना चाहिए बन के, तो उसी हिसाब से हम लोग लेंगे कि वो अगर हमने चौथाई। 800 ml लिया क्वाथ बनाने के लिए पानी लिया, तो उसको बॉईल करके 200 ml, वन नहीं फोर्थ। नहीं, वो तो समझ में आ गया, लेकिन हमको जो बस्ती देनी है ना पेशेंट को, उसमें लगभग जितनी अमाउंट देनी होती है उतना लास्ट में एंड प्रोडक्ट आना है, तो हम कितना मतलब वो शुरू में लेंगे वो क्लियर लिख दें। ज्यादातर और नीरू बस्ती जब देते हैं तो कितना देते हैं, 750 ml, एक प्रस की मात्रा में। 750 इंटू 4 कितना हो गया, 3 लीटर तक लेके करना है। 3 लीटर का एक चौथाई करना है। हाँ, तो 750 ml हो गया। अब ये 750 होने के बाद इसमें कुछ कुछ चीजें डालनी है, कल्क डाल देना है, गुड़, मधु, तेल, ये सब डाल के एक तरह से वो बहुत अच्छा सा और इमल्शन बन जाएगा, मतलब वैसे इसमें पानी है, जैसे तेल। अजवाइन, मैनफल, बेलगिरी, कूट, बालवच, ये संभाग लेने, ये और टोटल 2 पल, कितना लेना होगा? दो पल, एक पल मतलब 45 ml, 45 ग्राम, तो 2 पल मतलब 90 उसमें घोल के कर देना है, फिर छान देना है, प्रक्षेप डाल के फिर छान देना है। और इसके बाद ये जो है गुड़, मधु और तेल, ये तो हम कम ज्यादा डाल सकते हैं, लवण तो ज्यादा पहले ना डालें नमक, तो विरेचन होगा। पहले तेल और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाँ, और हमारे सर बोलते हैं कि मथनी से मथ देना है, तो ज्यादा तेल और जो है, तेल, घी और क्वाथ, ये इमल्शन बन जाता है। इसमें वेजी मतलब मिक्सी का बहुत लोग यूज करते हैं, बट मिक्सी से उतना अच्छा नहीं बनता हाँ जितना हाथ मथ के अच्छा बनता है। हाँ, और ये बहुत अच्छा है, यहाँ पर घी भी दे रहे हैं, और तेल भी दे रहे हैं, है ना, मधु भी दे रहे हैं, और बकरी का मांस रस भी दे रहे हैं, और और सारे। बकरी का मांस रस अगर प्रयोग नहीं कर सकते तो क्या लेंगे उसकी जगह? नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो और भी कोई वृंगण, अश्वगंधा वगैरह दे सकते ऐसे तो है ही नहीं, इसमें बला डाला ही है। हैं जी। अभी क्या है, हमारे सर बोलते हैं कि आप बकरी का मांस डालिए, या अजाघृत आता है वो डाल दीजिए 2-3 चम्मच। जी हर जी। बार मटन पकाओ और फिर वो करो, वो पॉसिबल नहीं है बस्ती के लिए, तो इसलिए घृत, सिद्ध घृत को डाल दें। जी, इसकी टीका पढ़ें कि हम कल पढ़ें, क्योंकि अभी हेलो टाइम। हाँ जी, बोलिए सर। मैम। प्रणाम सर। सर इसमें मैं एक बात पूछना चाहती हूँ सर। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे ये इन्होंने ना, जैसे हम प्रॉपर वस्ती देते हैं उस हिसाब से लिखा है कि जो जैसे हम खरल में करते हैं सर, जैसे पहले लवण डाला, फिर मधु डाला, फिर उसके बाद घृत और तेल। सर इसके
मतलब जो भी घृत तेल देना उसके बारे में नहीं बताया गया। फिर उसके बाद सर ये जो है क्वाथ कल्क द्रव्य डालने हैं सर, जो ये बताए हुए हैं, अजवाइन, मैनफल, बिल्व, वच, सौंफ, मुस्ता, पिपली। उसके बाद सर ये क्वाथ द्रव्य, और सर उसके बाद बकरी का मांस, या सर जैसे गुड़ है वो भी पहली स्थिति में डालना है सर, जैसे हम वस्ती प्रिपेयर करते हैं सर सीक्वेंस ऑर्डर में। तो सर ये क्या ऐसा है या इससे सिद्ध तेल करना है, वो थोड़ा क्लियर कीजिए ये तो प्लीज। तेल नहीं है मैम, ये तो नीरू बस्ती टाइप है। तो फिर ऐसे सीक्वेंस रहेगा ना, नीचे से ऊपर की तरफ, जैसे हम प्रॉपर वे में करते हैं, जो जैसे लवन, मधु, उसके बाद नहीं, घृत पहले तेल। क्वाथ बनाया ना, क्वाथ बनाया, मात्रा सिद्ध क्वाथ बनाया, फिर उसके बाद कल्क डाला, कल्क डाल के फिर गुड़ डाला, मधु, घी, तेल डाल के ऐसे करके किया। ये नहीं, तेल सर मैडम का इसमें मतलब है सर कि जैसे हम लोग खड़ल के अंदर छोटे में लवण मधु को पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर घृत तेल डालते हैं, और ये तो बात हम पहले से बना के रख ही लेते हैं। तो हाँ, किस ऑर्डर में क्या करना है वो ये पूछ रही है, मतलब हम लोग रिवाइज कर हाँ लेंगे। जी सर, क्वाथ यही डाल मेरा के, क्वेश्चन है। क्वाथ डाल के, मतलब जो मैंने देखा है, क्वाथ डाल के, प्रक्षेप द्रव्य डाल के, फिर ऊपर से ये सब डाल के फिर छान लेना होता है। जी सर। वो डालते टाइम वो अंदर जाना चाहिए ना, छानना बहुत जरूरी है, नहीं तो कल्क जाएगा ही नहीं, अटक जाएगा। तो जी सर। लवण मधु घृत तेल उसमें कल्क डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाँ, और इस सबको इमल्सिफिकेशन पूरे करके। को क्वाथ के अंदर मिक्स कर देंगे, अच्छे से मंथन करेंगे और उसके बाद डाल देंगे। हाँ, वो जो जैसे सर करने हम वाली प्रॉपर चीज है वस्ती, नीरू वस्ती प्रिपेयर करते हैं, मतलब वैसे ही करना है। ये सारे उन्होंने कल्क द्रव्य दे दिए कि जहाँ पे कल्क द्रव्य मेंशन नहीं है वहां पे सर ये जो है सारे कल्क सर ये द्रव्य ले को लें डालना है। सर। ये इसको इसको क्या? कुछ स्पेसिफिक टर्म दी सर जाती है सर, ये जो कल्क सर द्रव्य है मैम ना, का ये 8 जो है। सर सर मैम मेरे का नाम ऐसा है नहीं कि याद आ रहा है। जैसे जैसे गुड़ और मधु को बताया गया है, तो इसमें कोई ऑप्शनल भी हो सकता है सर, जैसे मधु हम ले रहे हैं या फिर उसके ऑप्शन में गुड़ ले रहे हैं, आजकल या तो दोनों। ऑप्शन में डालते ही है ना, जी माधु जी दलित बस्ती में वो ऑप्शन में डालते हैं, लेकिन मैं ये इन्होंने एक बता दिया, हमको गाइडलाइन दे दिया है। जी जी युक्ति सर पूर्वक ये जो आपको क्या 8 डालना है क्या नहीं, वो देखिए। सर ये जो 8 कल्क द्रव्य दिए हैं सर, इसका कोई स्पेसिफिक नाम है सर, आगे आएगा सर। ये 8 द्रव्य हर वस्ती, पूती यवानी कल्क बोलते हैं सर इसको। सर ये हर वस्ती में जिसमें हमें कहीं भी कल्क मेंशन नहीं है सर, वहां पे ये दे सकते हैं सर, ये हाँ, अजवाइन, बराबर बराबर। मैनफल, बिल्व, पुष्ट। जी, जी सही सर। बताया आपने। थैंक यू। और जी टोटल कल्क मात्रा कितनी रखनी है, टोटल सब मिला तो के? 2 पल बोल रहे हैं, 90 45 ग्राम, ग्राम 90 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। 90 मैम ग्राम 45 इसमें 45 अगर जैसे हम प्रैक्टिकली लेते हैं तो मैम 20 से 30 ग्राम मैम इसमें मतलब बैठता है। तो उससे जी। मैम इसकी इमल्शन बहुत अच्छी बनती है, वो मतलब पूरे ऐसे ही रहता है जैसे सॉलिड एक इमल्शन टाइप। तो वो मैम देते वक्त ऐसा नहीं लगता है कि वो जो हार्ड पार्ट है वो ऊपर रह गया और तरल पार्ट नीचे रह गया, जब मैम इतनी मात्रा में लेते हैं सर प्रैक्टिकली मैम। 30 ग्राम। हाँ जी मैम, 15 to 30 ग्राम डिपेंडिंग अपॉन मैम पेशेंट। और इसको ही मैम पूती यवानी कल्क भी बोलते हैं, इसको अजवाइन के नाम से बोलते हैं, पूती यवानी कल्क। ये मैम आगे आएगा ये। जी जी। थैंक और ये जो मर्दन, ये कल्क तक द्रव्य तक का जो भाग है, मतलब जो हमने किया, इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना होता है। उसके बाद फिर बाद में क्वाथ में मिक्स करेंगे, फिर दोबारा मंथन करना होता है। हाँ उसके सर बाद मैम, फिर लास्ट में ये बकरी का मांस जैसे इन्होंने बताया, तो उसको चाहे अलग पका लीजिए चाहे बीच में पका लीजिए, फिर वो उसके बाद ऐड होता है, तो फिर मैम उसका जो इमल्शन है वो बहुत अच्छा बनता है। अगर हम पहले ही ऐड कर देते हैं तो फिर मैम वो उतना मतलब वो एक जैसा नहीं बनता, वो हार्ड पार्ट नीचे रह जाता है, जो लिक्विड पार्ट है वो ऐसे मतलब अलग अलग सा रहता है। जी जी। जी। मगर बहुत वो अच्छा मथ लिखा के लेते हैं ना, मथ के लिया तो अच्छा हो जाता है। हाँ मथनी से मथते हैं उसको। जी, ठीक है वीना मैम, वो आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए और डिस्कस करेंगे कल। हाँ सर, करते। आप लोग पढ़ पढ़ के इस टॉपिक पे आइए, कल इसी टॉपिक पे बात करेंगे कल। चलिए वीना मैम, आप भगवान का प्रेयर करिए, अर्थ भी बता दीजिए प्लीज। भगवद गीता का 15वां अध्याय। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनःषष्ठानीन्द्रियाणि
प्रकृति स्थानानि कर्षति। मेरा जो परम धाम है वहाँ सूर्य चंद्र अग्नि प्रकाशित नहीं करते। उस धाम को पहुंचना है तो ये भौतिक जगत और माया को त्यागना पड़ता है। बद्ध जीव जो है वो मेरा ही अंश है। बद्ध जीवन के लिए मन सहित छह जो इंद्रियां है उस हमेशा संघर्ष करती रहती है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। अब हम शाम को 7:30 बजे मिलेंगे और टीका वचन के लिए कल सुबह मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू। थैंक यू वेरी थैंक यू मैम।